जय हिंद एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाले डेली करंट अफेयर्स। आज हम 28 अप्रैल के जो भी रेलिवेंट न्यूज़ एनालिसिस है उसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे, समाधि द आर्ट ऑफ को लिविंग। ये जो टीवा ट्राइब पीपल हैं असम के एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के ये समाधि प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे वो एक घर बनाया जाता है बड़ा सा, उसमें जितने भी यूथ हैं उस ट्राइबल विलेज के, वो आके रहते हैं, सीखते हैं कि लाइफ में क्या क्या हमें करना है, कैसे हमें डील करना है लाइफ के डिफरेंट अप्स एंड डाउन को। तो ये देखेंगे कि एथिक्स में भी काम आएगा, क्योंकि एथिक्स की बात होती है कि हम कैसे कोऑपरेटिव लाइफ, एक एथिकल मीन्स एक दूसरे का ये हेल्प भी करते हैं विदाउट डिजायर कि वो मुझे हेल्प करे, सिर्फ हेल्प करने के लिए हेल्प। तो सेल्फलेस लाइफ जो आती है वो एथिक्स में आ जाती है। सोसाइटी की बात करें तो एक कम्युनिटी लिविंग की बात होती है, उसका वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो खासकर मेंस में आप इसका कई जगह पे यूज कर सकते हैं। आप इसका एस्से में भी यूज कर सकते हैं मेंस के पेपर में। ओके, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाएगा टीवा ट्राइब्स जो उनका कल्चर है। ये समाधि पूछ सकता है कि क्या है समाधि। देन वी विल सी दैट द रॉक विद एविडेंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर्ड। जो रॉक होती है मैग्नेटिक फील्ड पे, उसके जो लाइंस बन जाते हैं, और वो अगर पीरियड जो होता है कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जो रॉक सिस्टम, रॉक में मैग्नेटिक सिस्टम है, जो अर्थ का मैग्नेट है वो अर्थ के दोनों पोल से निकल के फिर एक दूसरे से मूव करता है। जैसे कि मैग्नेटिक बार देखा होगा, उसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करती है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करती है, जो उस समय अर्थ फॉर्मेशन होता है, मानिए उसी समय कहीं पे वॉल्केनो आया, अर्थ वहां पे लावा निकला, लावा के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होकर होता है, तो उस पे जो लाइंस बन जाती हैं अंदर में, और जब तक वो सॉलिडिफाई होता है, जब तक वो ठोस होता है, तब तक वो लाइन उसमें हमेशा के लिए छप जाती है। और बाद में जब हम उसका स्टडी करते हैं तो हम बता सकते हैं कि उस समय जब ये रॉक फॉर्म हुआ था, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था। तो आप देखिएगा ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी विल स्टडी फ्लाइंग इन द फैशन। तो यहाँ पे देखिए जो बर्ड होते हैं वी शेप में ऐसे देखते होंगे, वो फ्लाई करते हैं जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना होता है। उनका फ्लाई करने का जो होता है शेप ये होता है ऐसे। यहाँ पे जो बर्ड होते हैं वो मूव करते जाएंगे, आपको आपको मिलेगा डिजाइन, ये आप अक्सर आप देखते होंगे। यहाँ पे देखिएगा कि इसके पीछे साइंस है। उनको जो एनर्जी नीड होती है वो मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि वहां पे जो ये शेप होता है उसके कारण अपवास, जो उनको जितनी अपनी फ्लिपिंग के लिए एनर्जी इस्तेमाल करनी होती है वो कम में ही वो ज्यादा डिस्टेंस कर देते हैं। तो एक तरीके से आपने देखा हो कि जब ढलान पे गाड़ी आती है तो अपने आप मूव हो जाती है। इनका भी एक तरीके से वही साइंस है कि इनमें जो होता है सेल्फ propulsion मिल जाता है थोड़ा सा इस शेप के कारण। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हैंगर क्लास एडवांस सबमरीन बिल्ट हो रहा है, कौन बिल्ड कर रहा है? चाइना बिल्ड कर रहा है। किसको देगा? पाकिस्तान को देगा। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि हैंगर क्लास एडवांस सबमरीन किससे एसोसिएटेड है। पूछ देगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मेंस में क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? जो इंडिया का इसके जो नेबर्सहुड कंट्रीज हैं उनके साथ जो रिलेशन है, वहां पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आर्म्स रेस, इसी को कहते हैं। आर्म्स रेस का मतलब आप बनाइए कोई हथियार, फिर उससे बड़ा वाला हथियार दूसरा वाला कंट्री बनाएगा, फिर तीसरा अगेन जो दूसरा कंट्री है वो डर के और बड़ा हथियार बनाएगा। और इसी रेस में हम मैक्सिमम जो पैसे होते हैं वो अपने वेपन्स पे इस्तेमाल करते हैं, उसका हम डेवलपमेंट पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये हम देखेंगे। विल न्यू इंश्योरेंस रूल विल हेल्प सीनियर सिटीजन। तो हमने देखा है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपना रूल चेंज किया है। पहले था कि 75 साल के नीचे तक के जो एज थे उन्हीं को इंश्योरेंस के लिए कंपल्सन था। ऐसा नहीं था कि उससे ऊपर का नहीं कर सकते हैं, उससे ऊपर का कर सकते हैं, वो अपने इच्छा पे था, वो कंपनी डिसाइड करती थी। अभी कंपनी को बोला गया है कि मैंडेटरी आप जो दूसरे भी एज के लोग हैं, जो 75 से बड़े एज है, उनको भी आप इंश्योरेंस की फैसिलिटी दीजिए, उनको काफी नीड है। तो ये देखते हैं। ओके, देन वी विल सी दैट व्हेन
इज ए कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज्ड। अभी हमने देखा सूरत में इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, अभी इलेक्शन का नॉमिनेशन हुआ, तभी देखा गया कि वहां पे सिर्फ एक बीजेपी के कैंडिडेट ही एलिजिबल थे फॉर द इलेक्शन। कांग्रेस के कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया गया या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई एक सीट हो और वहां पे एक या उससे कम, जितनी सीट हो, कैंडिडेट का नंबर उससे कम हो, तो वहां पे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है अनअपोज्ड, कि कोई अपोजिशन में आया ही नहीं। यहाँ पे देखिएगा अपोजिशन में थे, डिक्लेरेशन हो गया कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए। क्यों? क्योंकि उनके जो नॉमिनेशन पेपर पे जो लोग थ्री प्रपोजल साइन किए थे, उन्होंने बोला कि मेरा साइन नहीं है, इसको फोर्ज किया गया है, नकली है, और रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो देखते हैं इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, कैसे ये होता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, सब देखेंगे। हाउ डू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इम्पैक्ट द एशिया? ये किस कंडीशन में है? अभी हमने देखा कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, जो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, उन्होंने रिपोर्ट दिया है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया। एनुअल रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बोला कि एशिया में जो कंडीशन है, कैसे डिफरेंट एरिया में जो प्रिपेयर्डनेस है, जो फॉरकास्टिंग है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसमें क्या इंडेक्स है और की तुलना में। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट में इंडेक्स भी लिया है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट पेज। जो फ्रंट पेज का पहला ही न्यूज है, ओवर 150 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट लैंड गटेड इन उत्तराखंड वाइल्ड फायर। अब गर्मी काफी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है और आग लगना आम बात हो गई है, और जो जंगलों में आग लग रही है उसकी संख्या, फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, और इसके लिए हमने जो इमरजेंसी और जेंसी पे अलर्ट कर रखा है। जैसे हमारी जो आर्मी की है, उन्होंने भी, आर्मी नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं एयरफोर्स स्टेशन के पास तक ये पहुंच गया था। जो इसके प्रोटेक्शन में है वो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है, सबको लगाया गया है। हमने देखा कि 3 दिनों में नंबर ऑफ द फायर, वाइल्ड लाइफ फायर की जो संख्या है, देखिएगा कि 142 हेक्टेयर तो 72 घंटे में जल के खाक हुआ है, जो हुआ है। नंबर ऑफ जो वाइल्ड लाइफ फायर है 23 हुए हैं, सैटरडे को, फ्राइडे को 31 हुए हैं, और थर्सडे को 54 हुए हैं। नंबर आप काउंट कीजिएगा कि 100 से ज्यादा आ जाएगा, नियर अबाउट इट इज मोर देन 110। तो इतने नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ फायर है। तो ये आप इसको आप लिख सकते हैं कि कैसे इंटेंस वाइल्ड फायर का केस होता है, और कैसे इसका हम कैसे इसको हम कोप अप कर सकते हैं, कैसे इसका प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। फिर देखिएगा कि सेंटर रिलीज डिजास्टर रिलीफ फंड फॉर द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। हम देख रहे थे अभी जो साउथ के स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, कंटिन्यूअसली आरोप लगा रहे थे कि यूनियन गवर्नमेंट जो फंड नीडेड है वो उनको दे नहीं रहे हैं। तो कैसे ये फंड इनको देना होता है, क्या है? एज पर द सेक्शन 46 ऑफ द जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, आप इसको याद रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, जो जिसमें एक प्रोविजन है, उस प्रोविजन में है कि अगर कोई स्टेट जो डिजास्टर फेस करता है और उसके पास जो खुद की उसकी मालिकाना है, स्टेट रिस्पॉन्स स्पेस डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, जो इस पे खुद का मालिकाना है, इस फंड में अगर उस जरूरत के अनुसार पैसे नहीं हो, तो यो यूनियन गवर्नमेंट से कहेगा कि यूनियन गवर्नमेंट जिसकी मालिक है, किसकी मालिक है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का, उसमें ज्यादा पैसे होते हैं, उससे निकाल के पैसे स्टेट गवर्नमेंट को देगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि साइक्लोन भी आया हुआ है, फ्लड सिचुएशन भी है, कंटिन्यूअस ये फेस किए हैं। उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने बोला, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम उतना पैसा नहीं दे पाएंगे जितना डिमांड था। इस कंडीशन में तीनों स्टेट, जितने भी साउथ के स्टेट हैं, हम देखते हैं साउथ में जो सेंटर की गवर्नमेंट है उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, उनके अपोजिशन वाली पार्टी मैक्सिमम रूल कर रही है। ऐसे कंडीशन में ये लोग गए और इन्होंने कहा कि ये जो फेडरल प्रिंसिपल है उसको वायलेट कर रहे हैं, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन वो उसको फॉलो नहीं कर रही है। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग आपस में मधुर वे में आप लोग उसको रिजॉल्व कीजिए, नहीं तो हमें अगर एक्शन लेना पड़ेगा तो ये अच्छी बात नहीं है कि बार बार आप लोग लड़ रहे हैं हर बात पे। तो ऐसे में हमने देखा है कि सेंटर ने रिलीज किया है नियर अबाउट 3000 करोड़ फंड की। ओके, अभी भी देखेंगे कि जो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट है वो बोले कि सफिशिएंट नहीं है वो।
ये पिक्चर दिखा रहा है कि क्या हालत है, ये राजस्थान का हालत है। और ये देख के आपको ये समझना चाहिए कि जो आप वाटर, जो पानी का आप यूज करते हैं उसको इफिशिएंट वे में कीजिए, वरना मिसयूज करने के लिए पानी पीने के लिए इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। और ये कंडीशन, अगर ये पानी को हम लोग कंट्रोल और मैनेज नहीं करें, जो उसका वेस्ट मैनेजमेंट जिस तरीके से हम करते हैं, वो वेस्ट जितना जाता है अगर वो हम नहीं करें तो हर जगह ये हालत होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज है फ्रंट पेज पे, ममता सलेम सीबीआई ओवर द आर्म्स रिकवरी इन द संदेश खाली। तो इस पे ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल है वो कह रहे हैं कि अगर वेस्ट बंगाल में फायर क्रैकर्स को भी कोई पटाखे छोड़ दे तब भी वहां पे सीबीआई, एनआईए एंड एनएसजी सब आ जाते हैं चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये पॉलिटिकल न्यूज है, आपस में नेता लोग एक दूसरे को वार चलता ही रहता है, वी विल नॉट फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग लेंगे, न्यूज इन फ्रेम। ये फ्रेम में देखिए खूबसूरत ये घर जो दिख रहा है वो सीनरी नहीं है, वो रियल का घर है। यहाँ पे इसको तैयारी कराया जा रहा है। ये कहाँ पे है? एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो असम का है, जो ट्राइबल एरिया डोमिनेशन के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे टीवा ट्राइब है जो एक तरीके से काफी रिच कल्चर है उनका। उनका एक ट्रेडिशन है, इस हाउस को समाधि कहा जाता है। और इस समाधि में जो यंग पीपल होते हैं, यंग बच्चे हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ऐसे घर भी बनाने में हेल्प करेंगे और एक दूसरे का जो भी जरूरत होगा जाके वो हेल्प करते हैं ताकि लाइफ इजी हो जाए। और इससे हेल्प करते हैं इसलिए नहीं कि हमको भी हेल्प करना, सेल्फलेस, कि ठीक है तुम एक इंसान है, आप एक इंसान है और आपको जिंदगी में बहुत सी जरूरत पड़ती है जहाँ पे दूसरों की जरूरत होती है, तो एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। तो एक तरीके से आप एथिक्स में काफी अच्छा एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। एसए के पेपर में ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और ये चीजें समाधि, ऐसे वर्ड आपको याद रखना चाहिए, नोट डाउन कहीं कीजिए, याद रखिए, क्योंकि इसका बहुत जगहों पे यूज होता है। क्योंकि यहाँ पे ये शो करता है कि हाउ डिस्पाइट they are backward into the technology but their life is so prosperous। देखिए ये मिलके आपस में ये यहाँ पे डिजाइनिंग हो रही है पिलर्स की। ये अंदर है समाधि, यहाँ पे इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिएगा कि इस जो समाधि है इसमें वीमेंस का एंट्री प्रोहिबिटेड है किसी किसी वाले हिल टीवा ट्राइब में। जनरली ये ऐसा नहीं है लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा देखा जाता है। ये लोग यहाँ पे फ्लूट भी एक दूसरे को गिफ्ट में देते हैं, रिचुअल्स का पार्ट है। और वो लोग डांस भी करते हैं, यहाँ पे रिच कल्चर है इनका। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, यहाँ पे हो रही है कि विल न्यू इंश्योरेंस रूल्स हेल्प सीनियर सिटीजन्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो अभी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक जो रूल था, जो रूल रेगुलेशन वो 2013 में शायद लेके आए थे, उसको चेंज किया, 2016 में लेके आए थे। यस, इट वाज इनटू द 2016। वहां पे उन्होंने मैक्सिमम एज जो कंपल्सन के लिए किया था वो 65 ईयर्स कहा था कि 65 ईयर एज तक के लोगों को हम हर कंपनी इंश्योरेंस देना चाहिए। लेकिन अभी बढ़ा के उन्होंने कहा है कि इसको ब्रेक कर दीजिए, अब जितने भी एज के हैं उनको आप इंश्योरेंस दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में ये हो गया कि कंपल्सन हो गया, अब तो देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि जो प्रीमियम हम पे करते हैं, जैसे आप कब इंश्योरेंस कराने जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको हर महीने कुछ पेमेंट करना होता है। और उसके लिए एनुअल बेसिस 2 साल, 3 साल, 5 साल का इंश्योरेंस होता है। उस बीच आपका कभी तबीयत खराब होगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे वापस कर देती है। तो आप देखिएगा कि इसमें क्लेम का काफी दिक्कत होता है, प्रीमियम का काफी दिक्कत होता है। एक चीज और होता है कि मिनिमम स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है, कि जैसे आपको कोई बीमारी है तो ऐसा है कि आपने आज इंश्योरेंस कराया तो आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। इस दौरान आपको वो तबीयत खराब हुआ या कोई बीमारी हुई, आपने इलाज कराया, तो उसका इंश्योरेंस कवरेज में नहीं लिया जाएगा। वो 3 साल बाद या 4 साल बाद जो स्पेसिफिक मिनिमम वेटिंग पीरियड होता है उसके बाद आपको उसके पैसे मिलेंगे। उतने दिन आपको खुद अपने पॉकेट से पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इससे मानिए मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ, तो घाटा है ना। तो पहले ये 4 साल था स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड, इसको घटा के अब 3 साल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं दिस इज ए पॉजिटिव मूव, कहीं ना कहीं जो भी जुड़े हैं इससे उनको एक तरीके से बेनिफिट ही है। ओके, जो
हम जैसे आम जनता है उनको इससे फायदा होगा, उनको अब ज्यादा दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। फिर रेगुलेशन पॉलिसी में ये बोला गया है कि जो आयुष के अंडर में ट्रीटमेंट होता था, आयुष का फुल फॉर्म देखेगा, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मेडिकेशन है, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोथेरेपी, यूनानी, योगा एंड नेचुरोथेरेपी ये दोनों एक ही में आता है, वाइस से ही इसको लिखा गया है, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये जो सिस्टम है इसको अब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट था, जैसे कि एलोपैथिक वे में हम करते थे, तो इसको भी इस इंश्योरेंस में लाया जाएगा। ओके, यहां पे ये बोला गया है कि जो इंश्योरर है कि वो रिन्यूएबल को लेके डिनाई नहीं करे। जैसे मेरा 5 साल बाद मेरा खत्म हो गया इंश्योरेंस की पॉलिसी, मैं 5 साल बाद फिर रिन्यू कराना चाहूं तो ऐसा नहीं है कि कंपनी मना कर देगी, कंपनी को अब करना है। रेगुलेटरी पॉलिसी में यह भी बोला गया है कि बीच में आप प्रीमियर बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे आपने स्टार्ट किया कि 200 आप दीजिए, आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, 2 साल बाद कहें कि नहीं आप 500 दीजिए, ये नहीं होगा। जो फिक्स हुआ प्रीमियर उसको आप कंटिन्यूअस रखेंगे, और बीच में अगर कोई बीमारी बढ़ गई, जैसे कि पूरा हेल्थ कवरेज का आपने कराया और बीच में उस समय आपको कोई बीमारी नहीं थी, बीच में कोई एक दो बीमारी बढ़ गई, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप इंक्लूड नहीं करेंगे, वो सब इंक्लूड किया जाएगा। और ये सब इसलिए कर रहे हैं, हमारा जो एम है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय द 2047 को हम अचीव करने के लिए ये गोल को हमने रखा है। सबसे बड़ी दिक्कत है जो इस इंश्योरेंस पॉलिसी में है कि वहां पे जब हम क्लेम लेने जाते हैं तो इतना रूल रेगुलेशन बताया जाता है कि यू कैन नॉट क्लेम, वो क्लेम जो है वो आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, इतने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो इस पहलू पे अभी भी काम करना है, दैट हैज स्टिल नॉट बीन रिजॉल्व्ड। ओके, वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, उसका सोल्यूशन अभी ढूंढना पड़ेगा। ओके, बाइंग ए पॉलिसी अर्ली प्रोवाइड्स द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। जैसे आप अर्ली एज में ही अगर हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस कराते हैं, ये जनरल इंश्योरेंस के लिए भी है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी है, और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी पॉलिसी चेंज हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप जाते हैं और कोई अर्ली स्टेज पे प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो वेटिंग पीरियड है, ऐसे ही जैसे आप जवान होते हैं तो ज्यादा बीमारियां नहीं होती है, जो आप बूढ़े होते हैं, एज बढ़ती जाती है, बीमारियां बढ़ती जाती है, तो उस केस में अर्ली वेटिंग पीरियड नहीं आपको करना पड़ेगा अगर अर्ली स्टेज पे आपने कर लिया तो। ओके, अब देखिएगा कि इस पॉलिसी से जो अभी रिसेंट पॉलिसी अमेंडमेंट आया है उससे एक फायदा और है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा, उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप डिफरेंट मॉड्यूल में अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएं। हो सकता है कि आप 3 बीमारी को लेकर बना लें, कम पैसे में, प्रीमियर कम हो, तो ऐसे होगा कि जो लोगों के पास एक ही बार इकट्ठा पैसा नहीं है कि सारी बीमारी का एक बार वो करा ले, तो वो अलग अलग मॉडल पे अलग अलग ग्रुप को सर्व कर सकते हैं। जो वीकर है, जो इकोनॉमिकली उतना पे नहीं कर सकता, उसके लिए भी आप बना सकते हैं। अब पॉलिसी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो प्राइसिंग एग्जैक्ट डिसाइड कर ले, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज इंश्योर किया है कि एक बार आपने प्रीमियर दे दिया तो बीच में आप चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमने देखा है कि ये जो हम लोग कॉमन मैन है उसके पक्ष में एक चाहता है। जो नेक्स्ट न्यूज हम लोग लेने जा रहे हैं, वेन इज ए कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज्ड। यहां पे देखिएगा ये कंडीशन कहाँ का है, सूरत में है, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहा है। वहां पे हमने देखा है कि जो 10 सीटों पे सिर्फ बीजेपी की कैंडिडेट ही उठा, और कैंडिडेट अपोजिशन वालों ने कोई ने उठा ही नहीं, किसी ने नॉमिनेशन ही नहीं किया, नॉमिनेशन किया तो उनका कैंसल्ड हो गया, तो वो अनअपोज्ड जीत गए हैं। सूरत में जो लोकसभा का इलेक्शन होना था 6 मई को होना था, नॉमिनेशन प्रोसेस जब 22 तक कंप्लीट हुआ, वहां पे देखा गया था कि एक ही जो बीजेपी के कैंडिडेट है उन्हीं का जो नॉमिनेशन है, जो नॉमिनेशन पेपर है वैलिड है, कांग्रेस को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उनके 3 जो प्रपोजल है उनके साइन वैलिड नहीं है। उन्होंने आके कंप्लेन कर दिया कि हमारे साइन नहीं है, फोर्ज्ड है, नकली है। ऐसे कंडीशन में देखिएगा कि क्या रूल एंड रेगुलेशन इसको डिक्टेट करता है। सबसे बड़ी बात है कि जो रूल्स रेगुलेशन इससे रिलेटेड है, सेक्शन 53 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये डील करता है कि अनकंटेस्टेड हो कोई सीट तो वहां पे कैसे डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट करेंगे। तो वहां पे होगा कि अगर जितना नंबर ऑफ सीट्स है
उसके बराबर या उससे कम कैंडिडेट ने फिलअप किया है, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे हेड करते हैं, उनके पास पावर होता है कि जो कैंडिडेट सिंगल कैंडिडेट है उसको विनर डिक्लेयर कर दें। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि जो 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो बताते हैं कि आरओ मस्ट वेरीफाई द डिटेल ऑन द नॉमिनेशन पेपर, और वहां पे ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो भी नॉमिनेशन पेपर पे है वो सही है। और इसी नॉमिनेशन पेपर में जो कांग्रेस के कैंडिडेट है नीलेश कुंभानी, उनका वेरीफाई कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि जो 3 प्रपोजर्स का क्लेम है कि वे दे डिडंट साइन हिज नॉमिनेशन फॉर्म, ऐसे कंडीशन में ही हैज बीन डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड। तो ये रूल है 53 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो यहाँ पे एक देखिएगा कि जो इलेक्टोरल मशीनरी है इलेक्शन कराती है उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हम देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं इलेक्टोरल में वो कौन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, और इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 1 + 2। ओके, ये सबसे हाइट पे होते हैं, ये नेशनल लेवल पे है, पूरे इंडिया का ये देखेंगे। इसके नीचे कौन आएगा, स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन आएगा, आएगा नहीं आएगा, गलत है। स्टेट इलेक्शन कमीशन वो जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो लोकल बॉडीज होती है उसमें आता है। ये जो अगर लोकसभा का इलेक्शन होगा या विधानसभा का इलेक्शन होगा तो वहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं होता है। यहाँ पे स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये स्टेट लेवल पे आएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है लोगों को। ओके, ये स्टेट लेवल पे आएगा। इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ओके, यहां पे देखते हैं जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही बना दिया जाता है, आईएएस ऑफिसर होते हैं। इसके नीचे जो होंगे, अब यहां पे देखिएगा इस लेवल तक जो हाँ इनके नीचे रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर यहां तक जो अपॉइंटमेंट होगा वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू होगा, और यहाँ पे कंसल्टेशन जो होता है वो गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट से होती है। अब चीफ रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे जो आएगा यहाँ पे आएंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन नॉमिनेट करता है, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके नीचे पोलिंग ऑफिसर आते हैं, जो पोलिंग बूथ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को असिस्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे इन दोनों का जो होता है नॉमिनेशन वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करते हैं। तो ये हमारा टोटल प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा। अब हमने देखा कि जो कंडीशन है अभी, जो हैंडबुक अभी रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है उसमें साफ साफ मेंशन है कि विद ओनली कैंडिडेट कौन डिक्लेयर हो जाएगा, उसको इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाएगा तुरंत। ये ऐसा नहीं कि हम 4 जून को ओवरऑल इलेक्शन का डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं तब होगा, वो इमीडिएटली जब फाइलिंग नॉमिनेशन फाइलिंग चेक होगा वहां देखा जाएगा कैंडिडेट तो एक ही है, तो तुरंत ही इमीडिएटली डिक्लेरेशन हो जाएगा। ओके, व्हाट द स्कोप ऑफ द निगेटिव वोटिंग ऑफ द इलेक्शन सिस्टम। यहाँ पे निगेटिव वोटिंग की बात हो रही है कि अगर मैं नहीं चाहूँ, अब तो ये होगा कि क्यों कैंडिडेट नहीं थे, क्योंकि लोगों या तो लोगों ने सबको होगा कि वो राम राज्य आ गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया, सबको जॉब मिल गया, सबको खाना मिल रहा है, सबको दवा मिल रहा है, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, सबके पास घर हो गया, सबके पास बढ़िया बिजनेस चल रहा है, नो करप्शन एवरीथिंग, कि वो कैंडिडेट तो एकदम उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, अनअपोज उसके सामने सब गए। ऐसा तो कंडीशन नहीं है। दूसरा कंडीशन ये आता है कि लोग इतना डिससेटिस्फाइड हो कि वो किसी को वोट ही देने नहीं जाए।
या जाए भी तो ऐसा ऑप्शन ढूंढे कि उन सभी कैंडिडेट के अपोजिशन में करके आए। तो ऐसा हमारे पास दो ऑप्शन है, एक होता है नोटा, नन ऑफ द एबव आप दबा के आ सकते हैं। दूसरा होता है कि जो आप खुद वहां पे जाएं, प्रेसिडिंग ऑफिसर से कहें कि मैं अपना वोट किसी के को भी नहीं देना चाहता हूं, आप रजिस्टर्ड करके आए। ये पहले से ही है, नोटा 2013 में लाया गया था, वो एक केस था पीपल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी केस 2013। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि नोटा लेके आइए, नन ऑफ द एबव होता है। नन ऑफ द एबव इसका मतलब मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगा, जितने भी कैंडिडेट है वो लायक नहीं है। ये देखिएगा कि जो रजिस्टर्ड कर सकते हैं आप, वहां पे जाके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उसको रिकॉर्ड करेगा। ये दो मेथड होते हैं, ओके। एंड राइट टू एक्सप्रेस, ये क्या होता है, राइट टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल फॉर द कैंडिडेट। अब यहाँ पे बात आ गया कि आप एक कैंडिडेट था उसको डिक्लेयर कर दिए कि विनर है। नोटा का क्या है, नोटा जब आता है तो आपको, नोटा भी तो था, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि नोटा को हम ऑप्शन में नहीं लेते हैं। यहां तक कि जो वैलिड वोट काउंट होता है, जैसे कि आप जब कैंडिडेट बनने जाते हैं, कोई भी कैंडिडेट जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरता है तो उसके साथ ही एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ पैसे देने होते हैं जो कि आपको रिटर्निंग ऑफिसर के पास सबमिट करना होता है। वो इसलिए होता है ताकि अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वोट्स हैं, जैसे कि टोटल वैलिड वोट का 6 पार्ट, 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट है, जैसे कि अगर आप 100 वोट की बात करें तो नियर अबाउट 17 वोट से अगर कम है तो आपके जो पैसे जमा किए हैं वो नहीं होंगे। ये इसलिए होता है ताकि कोई भी मुंह उठा के ना आ जाए अपना इलेक्शन लड़ने के लिए। इससे प्रोसेस काफी कंबर्सन हो जाएगा और वो इलेक्शन प्रोसेस ओवरऑल हो ही नहीं पाएगा। उसको लगे कि हाँ हम जीत सकते हैं, हम दम है, तो वो जाए, वरना उसका पैसा ले लिया जाएगा, ओके। तो इसीलिए जो हम लाते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसको जब्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा लोग कहते हैं जमानत ही जब्त हो गया, उसी को कहते हैं। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो आपको रिटर्न नहीं किया जाता है, उसी को कहा जाता है कि जमानत जब्त हो गया है। तो ऐसे केस में देखिएगा कि ऐसे केस में जो नोटा का काउंटिंग होती है वो नहीं लिया जाता है। जैसे अगर टोटल 120 काउंटिंग हुई और उसमें 20 वोट नोटा का है तो 20 अलग हटा दिया जाएगा, वैलिड वोट में नहीं काउंट किया जाएगा। 100 में ही काउंट किया जाएगा कि 1/6 उनका 17 से ज्यादा है कि नहीं। इसका अभी विरोध चल रहा है कि भाई नोटा को भी काउंट कीजिए, और नोटा का केस अगर ज्यादा हो, जैसे अभी ऑथर शिव खेरा है, बहुत फेमस है ये ऑथर, कई बुक लिखा है इन्होंने कि कैसे सक्सेस हो। तो उन्होंने एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि अगर नोटा ज्यादा होता है तो वो इलेक्शन को दोबारा कराया जाए, और जितने भी कैंडिडेट नोटा से कम पाए हैं उनको 5 साल के लिए बैन कर दीजिए इलेक्शन लड़ने से। ये बात हुई है। हमने देखा है कि नोटा जो लास्ट 5 ईयर्स में 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने नोटा पे बटन दबाया है 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं 130, जो 1 करोड़ 30 लाख है उसकी तो वैल्यू है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। ये जो न्यूज आर्टिकल इसमें दिया हुआ है, तो इससे आपको क्लियरिटी होगी कि नोटा एंड जो डिसअप्रूवेबल वोट है वो कैसे होता है, जो इलेक्टोरल सिस्टम का जो हमारा मशीनरी है वो कैसे फॉलो करता है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पोलिंग ऑफिसर तक कैसे आता है। तो इस पे एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। उस पे आंसर लिखते हैं, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट की जगह पे लोकसभा आप समझ सकते हैं, और राज्यसभा की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो उसकी खासकर आप बात कीजिएगा। तो यहाँ पे कैसे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई मेहनत करना भी नहीं है, आप स्टार्ट कर दीजिए कि कौन कौन से लॉ हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का बात किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 भी है, और जो इलेक्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 324 एंड ऑनवर्ड्स, वो सब भी इसकी बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप लिख सकते हैं, और ये दो जो लॉ है इसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप क्या लाएंगे, आप एक एक जो होता है, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शुरू कीजिए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ऑब्जर्वर्स भी होता है जिसको डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और इनके पास काफी ताकत होता है। ये बीच में इलेक्शन की काउंटिंग रुकवा सकते हैं, इनको लगा कि बूथ कैप्चरिंग हुआ है। ऑब्जर्वर्स सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में चल रहा है कि नहीं, कि रिटर्निंग ऑफिसर ऐसा ना करे कि वो पक्षपात करने लगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज, ओके। जो नेक्स्ट न्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं वो हाउ डू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इंपैक्ट एशिया। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया, ये रिपोर्ट का नाम है।
और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इन्होंने इस रिपोर्ट को दिया है। इस रिपोर्ट में बात हुई है कि जो एक्सट्रीम कंडीशन है उससे डेथ है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई है। नियर अबाउट हमने देखा है 2000 डेथ हुआ है। अभी एशिया की बात हो रही है, सिर्फ एशिया में ये क्लाइमेट इवेंट के कारण, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है उसके कारण डेथ हुआ है। और मैक्सिमम जो 80% ऑफ द इवेंट से जो ये डेथ हो रहा है वो स्टॉर्म एंड फ्लड है। आप देखिएगा, अभी देखिएगा कि मोचा भी आया था, एक मोका साइक्लोन मोका था, बे ऑफ बंगाल से आते हुए टकराया था बांग्लादेश एंड म्यांमार में, काफी डेथ हुई थी। इसके बाद इंडिया में फ्लड सिचुएशन आ गया था, लैंडस्लाइड एंड लाइटनिंग का इंसिडेंट इंक्रीज हुआ था और यहाँ पे भी डेथ के नंबर्स नियर अबाउट 600 पीपल ने अपनी जान गंवा दी थी। अभी देखिएगा हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग एंड फ्लड के कारण डेथ हुआ है। लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण देखिएगा 1200 लोगों का नियर अबाउट डेथ हुआ है, ओके, इंडिया में। तो हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम कंडीशन है उससे डेथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ओके। लेकिन फिर भी देखेंगे कि यहाँ पे हाउ वेल कैन एशिया स्पॉट द कमिंग डिजास्टर। यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम में देखिएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या आएगा कि पहले जो कंडीशन है डिजास्टर के उसको हम ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें कि हाँ, जैसे साइक्लोन एक नहीं होता है, साइक्लोन के लिए कंडीशन होता है कि एक टेम्परेचर होगा वो फुलफिल होगा, 26 डिग्री 27 डिग्री तक होता है। फिर वहां पे डिप्रेशन बनेगा, वो डिप्रेशन गहराते जाता है, वो लार्ज डिप्रेशन बन के एक तरीके से साइक्लोन कंडीशन बनता है और फिर चलता है वो, और आके वो लैंड स्लाइड करता है। आके जब टकराएगा जो कोस्टल एरिया होते हैं तो वहां से इंपैक्ट स्टार्ट होता है। तो अगर हम जहां बनना हो रहा है वहीं से मॉनिटर करना शुरू करें कि थोड़ा सा डिप्रेशन है, देखना स्टार्ट करें, लोगों को बताना स्टार्ट करें कि इस एरिया में डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, मत जाइएगा। फिर हम प्रिपेयर्डनेस प्रिडिक्ट कर लें और उसके बाद फोरकास्ट करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद इसी का पार्ट है कि रिस्क असेसमेंट की कितना बड़ा हो सकता है। साइंस इतना हाई लेवल पर गया है, कंप्यूटर जो क्वांटम कंप्यूटर है वो बता देंगे कि किस लेवल पे जाएगा। तो आप लोगों को बताइए, पहले से ही आप शेल्टर बना के रखिए कि अगर स्ट्राइक करता है तो जो हमारे मवेशी हैं, गाय भैंस बकरियां हैं, उनको लाने का जगह बना दिया जाए। लोग जिनके घर कमजोर हैं उनको उस शेल्टर में ला दिया जाए। ये सब प्रिपेयर्डनेस की का वो पार्ट होता है। एंड कम्युनिकेट आप करते रहिए कि कहाँ तक आया, किस दिशा में जा रहा है, ताकि उस जगहों पे लोग जाना बंद कर दें, उस जगह के लोग वापस अपने घर आ जाए। तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग। यहाँ पे देखा जाएगा कि हमने कुछ एरिया में अच्छा भी दिखाया है। जैसे अभी जब साइक्लोन मोका आया था तो प्रिपेयरनेस अच्छी थी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एरिया में, तो हमने देखा कि वहां पे लेस नंबर ऑफ द कैजुअलिटी थी, ओके। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है कि क्या इंडेक्स रहा है एशिया का और ग्लोबल एवरेज क्या है। हमने देखा कि हमारा परफॉर्मेंस एशिया का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसमें 0.46 है, जो ग्लोबल लेवल पे है वो 3.5 है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल से ज्यादा है। फिर हम देखते हैं प्रिपेयर्डनेस में हम मात खा रहे हैं। एशिया में प्रिपेयर्डनेस का जो इंडेक्स है 0.58 है, जो ग्लोबल लेवल पे है 0.78 है। और यहाँ पे देखिएगा कि जो ऑब्जर्वेशन एंड फॉरकास्टिंग है वो एशिया लेवल पे 0.50 है और ग्लोबल लेवल पे 0.33 है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन फॉरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम में हम ग्लोबल लेवल से अच्छे हैं, लेकिन जो प्रिपेयर्डनेस है वहां पे नहीं है। क्यों? प्रिपेयर्डनेस के लिए पैसे चाहिए, आपको शेल्टर बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, उसके लिए पैसे नहीं है एशिया में, एंड दैट्स व्हाई दिस इज लोअर, ओके। हमने देखा है कि इट्स हाईलाइट दैट द फ्यूर देन हाफ ऑफ द एशियन कंट्रीज, जो आधे से ज्यादा एशियन कंट्रीज हैं, उनके पास टूल्स और उनके पास वो रिसोर्स नहीं है जिससे कि क्लाइमेट चेंज से जो चैलेंज आ रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए जो हमें स्टेप लेना है उसको हम फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट आती है कि व्हाट डू दीज फाइंडिंग्स मीन्स फॉर इंडिया। इंडिया का देखिएगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने देखा है कि इफेक्टिवली हमने किया है। जब मोचा साइक्लोन आया था हमने बांग्लादेश को बताया था फॉरकास्टिंग, हमारे वो प्रिपेयर्डनेस पे उन्होंने किया था म्यांमार में, तो हमने देखा कि अच्छा वहां पे हमने किया था। ओवरऑल तीनों कंट्री ने मिलकर किया था। इंडिया का जो सैटेलाइट सिस्टम है वो स्ट्रांग है, टेक्निकली हम स्ट्रांग पहुंच गए, इसीलिए हमारा फॉरकास्टिंग एंड जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हम स्ट्रांग कर लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रिपेयर्डनेस के मामले में अभी भी हमें दिक्कत है, उस पर हमें काम करना है। अभी देखिएगा कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक है वो चैलेंज है, लाइटनिंग स्ट्राइक को हम नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। और
खासकर जो कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जैसे कि फार्मर्स खेत में जा रहे हैं खेती करने, उनसे हम कैसे बताएंगे? उनको तो पता भी नहीं रहता है और कम्युनिकेशन का कोई माध्यम भी नहीं है। ऐसे केस में हमने देखा है कि काफी ज्यादा डेथ हुआ है। अभी हम देखेंगे साथ साथ आने वाले टाइम में जो हीट वेव कंडीशन हुआ या ग्लेशियर रिट्रीट हुआ, राइजिंग सी लेवल हुआ, ये काफी इंक्रीज हो रहा है। उसके लिए हमें जो पॉलिसी है और जो हमारा अर्जेंसी है वो हमें नीड होगा कि हम फोकस करें, अटेंशन दें और उसको सही करें, जो मरम्मत होती है उसको करें, तभी हमें ये इसमें कुछ इफेक्ट हम बेटर ला सकते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रॉक्स विद द एविडेंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर्ड। तो रॉक के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है क्या? ये अर्थ है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका जो कोर है, कोर में आयरन है और मेल्टेड आयरन है, वो यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। ये कोर है और ये आउटर कोर, ये वाला एरिया, इसमें आयरन है। आयरन फ्लो कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में वो कंडक्शन होता है। और जब आयरन में क्या इलेक्ट्रॉन होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक स्पीड से मूव करेगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उससे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पूरा अर्थ एक मैग्नेटिक वार के जैसे बिहेव करेगा। और ये जैसे हमने देखा होगा, मैग्नेट का वार होता है, एक पोल से जाके दूसरे पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाहर से जो आयंस आते हैं उसको स्ट्राइक डाउन करके उसको इम्पैक्ट को खत्म कर देती है। जैसे सन से चार्जेज आए, चार्ज पार्टिकल जो भी हार्मफुल है इंसानों के लिए या यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं उनको ये यहीं पे स्ट्राइक कर देती है। और इसके कारण हमने देखा कि अरोरा, जैसे हमने देखा है कि बोरियालिस अरोरा, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लाइटनिंग होती है काफी खूबसूरत इस पोल एरिया पे, वो जो चार्ज टकराते हैं, लेकिन अंदर उसका हार्मफुल इंपैक्ट नहीं आता है। एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो दो पोल है, एक तो मैग्नेटिक पोल हो गया और एक तो ज्योग्राफिकल पोल हो गया। जो असली में हम देखेंगे कि पोल जो है, इक्वेटर एंड पोल, जो ज्योग्राफी है वो डिफरेंट है। जो ज्योग्राफिकल पोल है और जो मैग्नेटिक पोल है उनके बीच में देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ज्योग्राफिकल पोल की बात हो रही है, ये मैग्नेटिक पोल है, और ज्योग्राफिकल पोल थोड़ा सा इधर है। आप देखिएगा ये ज्योग्राफिकल पोल है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ओके, किस लिए है? क्योंकि वहां पे आउटर जो कोर है वो मेल्टेड आयरन है और उनके फ्लो से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जनरेट, और उसके बाद वहां पे जियो डायनमो का प्रिंसिपल है, उससे हमको मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ओके, अब जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कभी भी जब हम वॉल्केनो होगा, ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, जब ज्वालामुखी से बाहर लावा आता है तो वो पिघला पिघला होता है, मेल्टेड होता है, उस पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसके निशान पड़ते हैं। और बाद में हम जब स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि कैसे वो चेंज हो रहा है। बाद के लावा पे उसका डायरेक्शन क्या है, पहले लावा, और ये लावा इतना जल्दी जल्दी नहीं निकलता है, ये हजारों सालों बाद निकलता है। तो वो अलग अलग टाइम का उस पर डायरेक्शन दे देता है, उससे हमको थोड़ी क्लियरिटी आती है। तो अभी हमने देखा है कि ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो हिस्ट्री है 3.7 बिलियन का है, और नियर अबाउट जो एक्सटेंशन बता रहे हैं 2.2 मिलियन ईयर्स आगे पीछे हो सकता है। तो इसका एग्जिस्टेंस, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कब स्टार्ट हुआ, कब इनर कोर आउटर कोर में लिक्विड मैग्नेट जो आयरन है वो कैसे वो ये इवॉल्व हुए, ऑल दिस इज वी डोंट हैव टू गो इनटू दिस एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन यहाँ पे हम देखेंगे, साइंस वाले ही पेज पे है। दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट कि जो पंछियों को आपने देखा होगा, पंछियां जो उड़ती हैं वो वी शेप में उड़ती हैं। ओके, सो आपने कभी देखा होगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यस, यहां पे देखिए, हाउ डू द बर्ड फ्लाई इनटू कोऑर्डिनेटेड एंड सिमिलरली एफर्टलेस फैशन। तो यहां पे ये बात हो रही है कि जब आप पंछियों को देखते होंगे तो ये वी शेप में वो बनाई रहती है, एक पक्षी यहाँ होगा और बाकी इससे लाइन में रहते हैं। तो क्या रीजन है यहाँ पे? द वन रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो इनका साइंस है, इस शेप के कारण जो अपवास है, एक फोर्स लगता है, वो धीरे धीरे इनकी जो फ्लिपिंग ऑफ विंग्स है
वो एफर्ट को कम कर देती है, वो इनकी इफिशियंसी बढ़ा देती है, एंड दैट्स वाई जो एनर्जी सेव करके भी ये ज्यादा डिस्टेंस में पुश कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कहीं ढलान हो, एक जस्ट एग्जांपल, ये एग्जैक्ट इसका सेम प्रिंसिपल नहीं है, एक जैसे आप ढलान पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से एफर्ट कम लगाना पड़ता है। इस शेप में करने के बाद इनको भी जो एफर्ट होता है बोर्ड्स का, वो उनको फ्लिपिंग में उतना दम नहीं लगाना पड़ता है, और जितना भी उनकी एनर्जी वो एफर्ट मारते हैं उससे जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा वो करते हैं। ऐसे अगर सिंगल वे में करें, अलग अलग वो उड़ रहे हो, तो जो अगर 1 मीटर उनको उड़ना है तो उसमें जो एनर्जी लगेगा, अगर वी शेप में है तो उससे कम एनर्जी में वो जा सकते हैं। तो दिस इज मेन प्रिंसिपल, एंड स्टिल द रिसर्च इज गोइंग ऑन। ओके, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कि हैंगोर क्लास सबमरीन की बात यहाँ पे हो रही है। और ये सबमरीन किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। किसके लिए? फॉर द पाकिस्तान। तो हमने देखा कि टोटल 8 सबमरीन की बात हो रही है, और ये सबमरीन पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर कहाँ ऑपरेट करेंगे? इंडियन ओशियन में। और ये मेनली अब देखिएगा कि इंडिया का जो हमने क्वाड देखा था, कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस चल रहा था। इंडिया एक तरीके से एक अलायंस, एक कोलिशन के रूप में उभर रही थी, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में एक मूव देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका एक तरीके से काउंटर है, और इसका टाइप जो है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। तो आप याद रखिएगा, न्यूक्लियर प्रोपोल्ड, ये प्रोपेल्ड नहीं है, न्यूक्लियर इंजन नहीं है, तो यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक है। ठीक है, इंडिया ने ऑलरेडी जो हमारा न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन सिस्टम पे हम जा चले गए। चाइनीज टाइप ऑफ द 039A 0/041 युआन क्लास सबमरीन है, इसको नॉर्मल आप याद रखिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। स्टील्थ का मतलब छुप के रहना, कि कोई डिटेक्ट नहीं कर पाए, चुपके से पानी के अंदर है, जब जरूरत आए तो अटैक करेगा। और सबमरीन नवल वॉरफेयर हो या अभी लैंड पे भी अटैक करना हो, तो मरीन टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। ओके, सो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द रेलिवेंट न्यूज। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो FFQ के बेसिस पे होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? माइग्रेशन ऑफ द बोर्ड एंड द सी टर्टल, बी फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज, सी occurrence of volcanic eruption, D changing intensity of the solar radiation। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को फॉलो करके बोर्ड्स हो या सी टर्टल हो, वो फॉलो करते हैं, उनको वो परसीव करते हैं, उनके पास उतना सेंसरी परसेप्शन होता है, तो वो उसको ही फॉलो करके आप देखिएगा कि जो कितने बर्ड होते हैं जो रसिया से आते हैं, मंगोलिया से आते हैं, और इंडिया में विंटर के सेशन में आते हैं, रहते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। जब चेंज होता है मौसम तो वो जगह भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि जो रीडली, ओलिव रीडली टोटल है, वो आता है नियर अबाउट जो हमारा उड़ीसा का कोस्ट है, वहाँ पे मास नेस्टिंग करते हैं, और वहाँ पे नेस्टिंग के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको वो लोग ध्यान में रख के करते हैं। वो एक ही लेवल पे होता है, थोड़ा भी इधर जाएंगे तो उनको मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा चेंज होगा तो फिर वापस आ जाते हैं। तो उसी रास्ते से आते हैं, उसी रास्ते पे जाते हैं, और इंटेंसिटी वो चेंज होती रहती है, इसीलिए उनको रास्ता पता रहता है। Bird flying in formation often adopt a V-shaped pattern to improve the aerodynamic efficiency and reduce the drag। तो हमने देखा था यही है, जब वो V शेप में करते हैं, जो अपवास होता है, जो फोर्स होता है वो ज्यादा लगता है, और उनको कम ही अपने जो पंख होता है कम फैला के भी, कम उन्होंने फ्लिप करके भी उन्होंने डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा वो कवर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Consider following context: growing strategic ties with India, China, maritime security concern in Indian Ocean, effort to counterbalance India's naval power. The development and acquisition of Hangour class submarine by Pakistan can be linked to the how many of the above? तो हम देखते हैं कि जो growing strategic ties with चाइना है पाकिस्तान का, उसको लेके तो एक पहला रीजन ये हो गया। दूसरा ये बोल रहे हैं तो ये तो सही हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्सर्न इन इंडियन ओशियन। यहाँ पे भी देखिएगा कि जो हम देख रहे हैं कि रेड सी में अटैक हो रहा है, और भी जो इंडिया का प्रेजेंस है या वेस्टर्न प्रेजेंस है वो हाई है, उसको लेके यहाँ पे इन्होंने काउंटर बैलेंस की भी कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इंडिया का भी नेवल पावर को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश है। तो ऑल द 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर 53
53(3) of the Representation of People Act 1951, if there is only one candidate nominated for a seat, then the returning officer must still conduct a formal election process. तो नहीं, ये तो नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 6 मई को था, सूरत में नहीं हुआ. द कैंडिडेट कैन बी डिक्लेयर इलेक्टेड विदाउट कंडक्टिंग ए पोल. तो 6 मई वाला पोल जो है सूरत में नहीं होगा, डिक्लेयर हो गया है, तो बी ही करेक्ट आंसर है, हमने इसको देखा भी है. Who generally assume the role of district electoral officer during the election? District magistrate. तो हमने देखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जनरली होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी टू स्टेट लेवल पे उनको किया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज. ये हमने जितने भी रेलिवेंट आज के हमें लगा कि क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकती है या स्टेट पुलिस में पूछा जा सकता है, हमने कवर किया है. जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कवर किया है. तो यहाँ पे हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे. आप लोगों का फिर से इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.